चलिए आज हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ मिसलेनियस टॉपिक, मतलब ये छोटे मोटे टॉपिक है, एक आध क्वेश्चन बन जाए। जैसे हीट ऑफ कंबस्टन में क्वेश्चन बना था 2020 में, 2021 में भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चंस अपन को देखने हैं। ठीक है, सबसे पहले बेस स्ट्रेंथ थ्योरी, बेस स्ट्रेंथ थ्योरी का काफी बड़ा रोल आएगा। ठीक है, यदि हम बेस स्ट्रेंथ थ्योरी की बात करें तो ये सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। मान लीजिए हमारे को स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन निकालना है, साइक्लोअल्केन निकालना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कई चीज है, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ा था कब, जब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करी थी, यानी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन आर और हाइपर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिवर्स थे। तो कुछ क्वेश्चन यदि टाइम रहेगा तो डिस्कस भी हम कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन के अंदर आप देखें तो आपके पास दिस इज साइक्लो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, यहां पर आपके पास हेक्सेन आ जाएगा। ठीक है, ये हेक्सेन आ जाएगा। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर यदि हम एंगल की बात करें तो हियर द एंगल इज 60 डिग्री, हियर द एंगल इज 90 डिग्री, here the angle is 108 approximate, but here the angle is 120 degree. ठीक है, we know that carbon is sp3 hybridization. All the carbon in alkane is sp3 hybridization, and in sp3 hybridization the bond angle is supposed to be 109 degree 28 minute, but here it is 60 degree. ठीक है, तो यहां पर एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेन, बोल सकते हैं। तो इट इज 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 आता है। क्लियर? इसका मतलब क्या होगा कि जितना डिफरेंस होगा, जितना एंगल का डिफरेंस होगा, उतना स्ट्रेन ज्यादा होगा, और जितना स्ट्रेन ज्यादा होगा स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड एंगल। तो आप बोलेंगे बॉन्ड एंगल दिस इज द पोजीशन वेयर द मॉलिक्यूल्स और द बॉन्डेड जो भी एटम है या बॉन्डेड मॉलिक्यूल विल फील लेस रिपल्शन। क्योंकि मान लीजिए किसी का एंगल 109 डिग्री है तो दिस इज द पोजीशन वेयर इट विल फील मिनिमम रिपल्शन। ठीक है, यदि मान लीजिए 109 पे मिनिमम है तो 60 पे आप ले जाओगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए यहां पर स्ट्रेन यदि बढ़ा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो नो डाउट यहां पर दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बट ध्यान दीजिएगा, ये जब हम कन्फर्मर की बात करेंगे, यदि आप कन्फर्मर में आप देखेंगे, ठीक है, आप मेरे कन्फर्मर वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि ये जो है कि यहां पर आप बोलोगे कि सर 108 का डिफरेंस सबसे कम है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होता है, एक कन्फर्मर होता है विच इज नॉन एज साइक्लोहेक्सेन। जब आप कन्फर्मर पूरा ढंग से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन की वजह से ये इसे बोलते हैं चेयर फॉर्म। ये जो फॉर्म है इट इज नॉन एज चेयर। तो चेयर फॉर्म की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा है। आप डिटेल में ये चीज वहां पर कन्फर्मर के वीडियोस में आप देख लीजिएगा। तो ये बात आ जाती है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्कीन, है ना। अब हम बात कर लेते हैं इमीडिएटली साइक्लोअल्कीन की भी। ठीक है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन साइक्लोअल्कीन की बात करें, ठीक है, तो यहां पर साइक्लोअल्कीन आ गया। डन? नो डाउट आप क्या कर सकते हैं, साइक्लोअल्कीन के अंदर क्या हो जाएगा, कहीं भी आप देखेंगे पाई बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है ना, पाई बॉन्ड लगा दीजिए, पाई बॉन्ड लगा दीजिए, और यहां पर कहीं पाई बॉन्ड लगा दीजिए। दिस इज द केस ऑफ साइक्लोअल्कीन। अब आप देखो पाई बॉन्ड लगते ही यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, द हाइब्रिडाइजेशन बिकम sp2। ठीक है, अब sp2 हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल कितना आता है sp2 में 120 डिग्री। देखिए मैं ज्यादा इसमें यहां पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, यहां पर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, दिस इज 120 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे 120 माइनस 120 तो यहां पर स्ट्रेन 0 आ गया। ठीक है, साइक्लोअल्कीन के अंदर कन्फर्मर नहीं होते हैं, सिर्फ हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्फर्मर होते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे 120 माइनस 120 जीरो स्ट्रेन, यहाँ पर 120 माइनस 108, 120 माइनस 90, 120 माइनस 60, सबसे ज्यादा स्ट्रेन इसमें तो सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी। फिर ऐसे करके यहां पर आएगा
ठीक है, तो ये आई होप यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, नो डाउट 120 एंगल साइक्लोहेक्सेन में भी था, बट वहां पर कन्फर्मर की वजह से साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल हो गया है। आई होप ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसके जो हैं, अपन मान लीजिए कई बार आप बोलोगे कि सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने आइसोमर के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है आइसोमर के अंदर? आइसोमर के अंदर पढ़ा हुआ है, जैसे अभी आप देखिए कि कुछ एग्जांपल आप लेके चले कि बेस स्ट्रेंथ थ्योरी का काम कहां आ रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल लिया, ठीक है, एग्जांपल ले लिया, लेट इट बी प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन के अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड किया, कोई भी रिएजेंट डाल दिया, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ठीक है, अल्केन के अंदर हम पढ़ेंगे दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर भी ये रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, यहां पर आपको क्या मिल जाता है? प्रोपेन। दिस इज प्रोपेन एंड दिस इज प्रोपीन। अब आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। अब आप देखिए यहां पर आप लेते हैं साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर भी आप हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं एंड निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम यूज करेंगे, तो यू कैन इमेजिन यहां पर भी जो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो प्रोपेन ही मिलेगा। इज इट क्लियर? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है अल्केन के अंदर एडिशन रिएक्शंस नहीं होते बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, whereas in alkene or alkyne additions of hydrogen can occur because of presence of pi bond। ठीक है, तो अब आप देखिए क्यों हुआ, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम थी तो रिएक्टिविटी ज्यादा थी, दैट्स व्हाई द साइक्लिक स्ट्रक्चर गेट कन्वर्ट इनटू ओपन स्ट्रक्चर। यानी क्या हुआ, इसका फॉर्मूला देखेंगे, द फॉर्मूला इज C3H6, हियर आल्सो द फॉर्मूला इज C3H6। ठीक है, दोनों में आप फॉर्मूला चेक करेंगे तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो C3H6 ही आया है ना। और C3H6 के अंदर यदि आप हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, क्या आ रहा है? C3H6, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो C3H8 बन गया है और C3H8 बन गया है। तो यहां पर स्ट्रेन थ्योरी का एग्जांपल आता है। चलिए अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे कई हमने पढ़ा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का पढ़ा हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो, अपन ने पहले क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं अभी तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशंस में यूज किया है, मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी, एल्कीन के अंदर कॉन्जुगेशन हो तो ज्यादा स्टेबल। मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का मोस्टली यूज किया है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसके अंदर स्ट्रेन थ्योरी कैसे आएगी। अब देखिए यहां पर मान लीजिए ये मैं बात करूं तो दीज आर द कार्बन, तो ये वाले कार्बन पे 3 अल्फा और यहां पर 2 अल्फा, तो टोटल 5 अल्फा। इसके अंदर देखें तो ये 2 अल्फा, दिस इज 2 अल्फा, तो टोटल कितना आया? 4 अल्फा। यदि हम बेस स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से को नहीं दिमाग में रखे तो हम तो यही बोल देंगे कि 5 अल्फा वाला मोर स्टेबल है देन 4 अल्फा, बट एक्चुअली क्या होता है ये मिलता है। रीजन क्या है? दिस इज साइक्लोअल्कीन। ठीक है, यहां पर प्रोपीन है और यहां पर प्रोपेन है। हियर द स्ट्रेन इज, यहां पर स्ट्रेन देखेंगे, यदि आप यहां पर आप स्ट्रेन देखोगे तो 120 माइनस 60/2, हियर स्ट्रेन देखोगे तो 10928 माइनस θ/2 है ना। तो आप देख सकते हैं यहां पर आया 120 माइनस 60/2 इस वाले में, और इस वाले में आया 10928 माइनस 60/2। तो स्ट्रेन किस में ज्यादा हुआ? स्ट्रेन जिसमें ज्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हुई? कम। तो ये खास कर ध्यान रखिएगा। आ जाइए यहां पर, अब आप देखो ये भी साइक्लोप्रोपीन या ये भी साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, स्पेशली यदि देखिए 5 कार्बन 6 कार्बन तक साइक्लिक है तो वहां पर इतना स्ट्रेन का फर्क नहीं पड़ता, बट जहां पर 3 कार्बन या 4 कार्बन है तो खासकर स्ट्रेन जरूर ध्यान रखिएगा। इसलिए ये कुछ एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। इन दोनों में स्ट्रेन सेम है क्योंकि ये भी साइक्लोप्रोपीन यह भी साइक्लोप्रोपीन है, तो स्ट्रेन तो दोनों में सेम आ गई। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? लेस स्ट्रेन था इसलिए ज्यादा स्टेबिलिटी हुई है, लेस स्ट्रेन की वजह से ज्यादा स्टेबल हुआ है। ठीक है,
यहां पर फिर आप अल्फा ढूंढ लीजिए, ये क्या है 3 अल्फा, ये 2 अल्फा, तो दिस इज 5 अल्फा। यहां पर आप देखोगे तो ये कितना है 1 अल्फा, तो नो डाउट मोर द अल्फा मोर द स्टेबिलिटी, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं, इसलिए ये दोनों एग्जांपल क्लियर हुआ। अब आप देख लीजिए ये दोनों सेम है, यहां पर क्या है साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपीन, तो इसमें स्ट्रेन ज्यादा हुआ तो यहां पर क्या हो जाएगा मोर स्ट्रेन, ठीक है, तो मोर स्ट्रेन होगा तो क्या हो जाएगा दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब आप देखो कई बच्चे क्या करेंगे, यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो फटाफट ज्यादा दिमाग लगाए बिना इसको क्या बोलोगे लेस स्टेबल, इसको मोर स्टेबल, बट आप देखेंगे तो ये हम पढ़ चुके हैं, दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना, ठीक है। तो ये भी खासकर ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर तो किसी तरह का एरोमेटिक ये है नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक ही है ना, ये भी नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन sp3 है, ठीक है ना। तो ये खास कर ध्यान रखना, ये 4 एग्जांपल से आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा कि कितना स्ट्रेन का रोल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक पढ़ा हुआ है, बट धीरे धीरे जब हम इस चीज को देख रहे हैं तो क्या क्या रोल आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे यदि आप डिस्कस करते हैं तो करें तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक चीज नोट करके लिख दीजिएगा कि देखिए कई बार क्या होता है कि खासकर जो ये नोट है, हालांकि मैं हो सकता है ये टॉपिक में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन थ्योरी चल रही है, स्ट्रेन थ्योरी चल रही है, इसीलिए मैं ये चीज नोट लिखवा रहा हूं, ठीक है। स्ट्रेन थ्योरी चल रही है, हमने कभी सोचा है कि साइक्लोअल्केन मिल गया, साइक्लोअल्कीन मिल गया, बट साइक्लोअल्काइन क्यों नहीं मिल रहा है, कभी सोचा है? आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हैं सर, देखिए साइक्लोअल्काइन के अंदर यदि आप ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आपने ये अज्यूम कर लिया साइक्लोअल्काइन, तो आप बोलोगे सर ये तो ऐसा है, ठीक है। आप यहां पर आप देखेंगे ये sp हुआ, तो ये sp पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, बट ये चीज का याद ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए 8 या 8 कार्बन से मोर देन या इक्वल है ना, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन है ना, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल और मोर देन 8 है तो sp पॉसिबल है, sp पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इस टाइप की बात करी तो ये sp पॉसिबल है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये पॉसिबल नहीं है, इज इट क्लियर, ओके। 6 कार्बन तक पॉसिबल नहीं है, ओके। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये नोट करके रख दीजिएगा कि भाई मान लीजिए sp यदि 6 कार्बन तक है तो नहीं है, 8 या 8 से ज्यादा होगा तो ये पॉसिबल होगा। ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, लिख दीजिए कहीं कोई क्वेश्चन फंस गया है या कोई दिमाग में आ गया है कि साइक्लोअल्काइन क्यों पॉसिबल नहीं है। हाँ 8 या 8 से ज्यादा पे साइक्लोअल्काइन पॉसिबल है, ठीक है ना। आप ये चीज का खासकर ध्यान रखिएगा, ओके। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए नोट करके रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट जो टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाता है विच इज नॉन एज हीट ऑफ कंबस्टन। बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बाद आ जाता है हीट ऑफ कंबस्टन, ठीक है। हीट ऑफ कंबस्टन थर्मोडायनामिक का भी टॉपिक है, पर यहां पर अपन ऑर्गेनिक के अंदर यूज कर रहे हैं हीट ऑफ कंबस्टन। द कंबस्टन में क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही बात करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है हाइड्रोकार्बन भी हो या अदर देन हाइड्रोकार्बन अदर एटम भी होगा, मोस्टली जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हुआ तो फर्क क्या हो जाएगा, उस फॉर्मूले के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो उससे कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, मैं जरा सिर्फ अभी हाइड्रोकार्बन लेके ही बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म CO2 प्लस H2O, इज इट क्लियर। हियर इट इज x मोल y, तो y by 2, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये कितना हुआ 2x, ये क्या जाएगा y by 2, तो दिस इज x plus y by 4 आ गया है। And during this process, whatever the heat released,
इसे आप क्या बोलोगे, डेल्टा एच, इसको क्या बोलोगे, हीट ऑफ कंबस्टन। डन, ठीक है। मेक श्योर वी यूज टू कीप अ कंपाउंड वन मोल, ठीक है। तो वट एवर द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज हीट ऑफ कंबस्टन। एग्री? अब आप ध्यान से समझिए। अब आप देखेंगे यहां पर हीट ऑफ फॉर्मेशन यदि आप निकालते हैं तो आप जनरली क्या लेते हैं, डेल्टा एच लेते हैं। तो जो डेल्टा एच लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं, एक्स इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस y/2 हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, ठीक है, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब आप देखो यदि थर्मोडायनामिक का न्यूमेरिकल से तो डेटा इज गिवन, ये डेटा आपको गिवन होता है, ठीक है। बट यदि आप मान लीजिए जनरली थर्मोडायनामिक नहीं है, आपको कंपैरिजन ही करना है, तो आप चेक कर लीजिए यहां पर क्या है, x और y/2, ठीक है। ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू चलो वेरिएबल है, ये वैल्यू फिक्स है। तो आप एक ही चीज का ध्यान रखना है कि या तो आप क्या करोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लीजिए, ठीक है। यानी आप देखेंगे कि मान लीजिए ये वैल्यू 10 है, ये 10 है और ये वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10, किसी का 3 है तो 3 इंटू 10, 4 है तो 4 इंटू 10 हुआ, ठीक है। सबसे पहले आप चेक कर देना नंबर ऑफ कार्बन। मोस्टली नंबर ऑफ कार्बन यदि डिफरेंट है तो हाइड्रोजन डेफिनेटली डिफरेंट आने वाला है, ठीक है। तो आप मोस्टली सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना लिख सकता हूं कि हीट ऑफ कंबस्टन is directly proportional to number of carbon और number of hydrogen, ठीक है। मान लीजिए कोई केस ऐसा आ गया कि जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गया, जैसे मान लो इथेन, इथीन, इथाइन। तो जब नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गया तो मान लीजिए किसी का कार्बन, मान लीजिए इथेन, इथीन, इथाइन है, तो सब में 2 कार्बन आएगा, 2 CO2 आएगा। तो ये 2 इंटू दिस, ये वैल्यू तो फिक्स है ना, 2 इंटू दिस, तो सब में 2 इंटू दिस आएगा, बट हाइड्रोजन अलग होगा तो ये वैल्यू भी तो अलग आएगी कि नहीं आएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप क्या करोगे कि हीट ऑफ कंबस्टन इट इज नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो आप नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए सबसे पहले, मोस्टली तो कार्बन से ही काम चल जाएगा, बट मान लीजिए कार्बन डिफरेंट है, देन गो विद हाइड्रोजन। देख लीजिए ये पड़ा हुआ है, किसी के अंदर 2 कार्बन है, मान लीजिए 2 10 है तो 2 इंटू 10, और मान लीजिए ये 5 है तो जो भी है मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये चीज फिक्स होती है, ये चीज फिक्स होती है। थर्मोडायनामिक में हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस पढ़ा हुआ है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं। अब देखिए मान लीजिए, अब इसके बेस पे हम एग्जांपल करते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास एग्जांपल 1 आ गया, मान लीजिए हीट ऑफ कंबस्टन निकालना है सब में, CH4, C2H6, C3H8, C4H10। तो आप देखेंगे, ज्यादा सोचिए मत, कार्बन देख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अब आप देखेंगे जैसे ये साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन और हेक्सेन देख लिया, ठीक है। तो नो डाउट नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट आएगा, तो आप उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई बच्चा बोलेगा कि सर कार्बन भी सेम है, तो एक और चीज लिख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड भी, क्योंकि देखिए कि मान लीजिए, क्योंकि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेन थ्योरी भी पढ़ी हुई है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी हुई है। तो मान लीजिए अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी कम हुई, रिएक्टिविटी ज्यादा हुई, रिएक्टिविटी ज्यादा हुई तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगा, हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा होगा। डन? तो ये चीज ध्यान दीजिए, यहां पर तो कोई गड़बड़ है ही नहीं है, ठीक है। यहां पर अभी कुछ कार्बन वाले काम कर लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे। तो ये सेकेंड एग्जांपल भी क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थर्ड, मान लीजिए आपके पास इस टाइप का केस आ गया है, दिस, ओके। मान लीजिए ये मान लीजिए 5 कार्बन, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये 4 कार्बन बना दिया। अब आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज सेम, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है। तो अब आप देखोगे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखेंगे, ठीक है।
तो मान लीजिए यहां पर आप देखेंगे ये ए, ये बी, ये सी। स्टेबिलिटी देखें, स्ट्रेन थ्योरी लगाइए, तो स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से स्टेबिलिटी ए बी सी था। स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से स्टेबिलिटी क्या था, ए बी सी था। तो यहां पर हीट ऑफ कंबस्टन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो हीट ऑफ कंबस्टन कम होगा। इज इट क्लियर? क्योंकि यहां पर क्या है, पहले मैंने कार्बन देखा, यहां पर भी 6 और 6 कार्बन है, हाइड्रोजन भी सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं सारे के सारे एग्जांपल्स भी क्लियर कर रहा हूं। आई होप यहां पर कार्बन सेम था, तो इसलिए अपन ने स्टेबिलिटी देखा नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मान लीजिए ये दे दिया आपको, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया कि ये स्ट्रक्चर बना दिया। तो आप देख लीजिए, हाउ मेनी कार्बन 6, हाउ मेनी कार्बन 5, हाउ मेनी कार्बन 4, मोर द कार्बन मोर द हीट ऑफ दिस। ठीक है, मान लीजिए अब आपके पास ये आ गया CH3, C2H6 है ना, C2H4 है ना, C2H2। ठीक है, कार्बन सेम है ना, कार्बन कितने हैं, सेम है, बट हाइड्रोजन इसमें 6, इसमें 4, इसमें 2। तो क्या हो जाएगा, जब कार्बन सेम है तो हाइड्रोजन से कंपेयर कर लीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कुछ कंपैरिजन करते हैं। स्टेबिलिटी में देखें, आप देखेंगे यहां पर कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, बट यहां पर कॉन्जुगेशंस है ना, और यहां पर कॉन्जुगेशंस नहीं है। अब आप देखेंगे इन दोनों में देखा जाए तो दिस इज मोर स्टेबल। तो स्टेबल ज्यादा होगा तो हीट ऑफ कंबस्टन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए भी लगा सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का भी सेम ऑर्डर आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए भी लगा सकते हैं। दिस इज द ऑर्डर फॉर, आप बोल सकते हैं दिस इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्टन एज वेल एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब आप देखिए यहां पर आप देखेंगे एल्कीन है, तो यहां पर आया 2 अल्फा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये दोनों आया, तो ये 2 अल्फा, तो ये 2 अल्फा। फॉर दिस ये 3 अल्फा, ये 2 अल्फा। फॉर दिस 3 अल्फा, 2 अल्फा। फॉर दिस ये 3 अल्फा, ये वाला क्या है 2 अल्फा, ये 2 अल्फा, ये 2 अल्फा। चेक कर लीजिए, आप देखेंगे सबसे पहले ये काम करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देते हैं, फिर उसको रिवर्स कर देंगे। अब आप देखेंगे यहां पर आ रहे हैं 5 अल्फा, यहां भी आ रहा है 5 अल्फा, यहां आ रहा है 4 अल्फा, है ना। ये टोटल आ रहा है 4 अल्फा, टोटल 5 अल्फा, 3 2 5 2 7 एंड 9 अल्फा आ रहा है। यहां पर आ रहा है 2 अल्फा, मोर द अल्फा मोर द स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा 9 अल्फा यानी सी। अब आप देखो, मैंने आपको समझाया हुआ है जब आइसोमेरिज्म में, तो आप देखेंगे कि ये 120 डिग्री आया, ये 120 डिग्री आया। ठीक है, जबकि ये 120 आया, ये 120, यानी ये जो फॉर्म आई है वो सिस आ गई है, और ये जो फॉर्म आई है ट्रांस आई है। इज इट क्लियर? तो सिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से आप देखेंगे तो डी आ जाएगा, डी के बाद ई, तो 5 अल्फा वाला हुआ, 5 के बाद आया 4, और 4 के बाद आ जाएगा 2। ठीक है, स्टेबिलिटी और हीट ऑफ कंबस्टन दोनों का ऑर्डर है। देखिए ये दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए भी मैं लगा सकता था। तो आप देखेंगे यहां पर आपका जो ऑर्डर आ जाएगा CDEBA। बच्चों में वापस से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की थोड़ा रिवाइज हो रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये एग्जांपल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में भी दें, क्योंकि अपन ने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा हुआ है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो क्योंकि मैं हीट ऑफ कंबस्टन में ले रहा हूं तो ये टॉपिक वहां पर भी यूज कर सकते हैं। मेक श्योर यहां पर आपको कार्बन हाइड्रोजन पहले चेक करना है, तब जाके स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड आएगा। कहीं पहले से आप स्टेबिलिटी मत लगा दीजिएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब आप देखिए यहां पर लगभग क्वेश्चंस मैंने किया है, एक आध और कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में मान लीजिए
देखिए कुछ मान लीजिए ये एक क्वेश्चन आ गया, फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक लेंगे, एक एक टॉपिक पे अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया, ये सब क्या है बच्चों, मिसलेनियस है। मिसलेनियस क्या है, इक्का दुक्का कभी फंसते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए ये क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ये मान लीजिए ए, ये बी और ये सी ले लिया, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहां पर ये पाई ले लिया है ना, ये मान लीजिए मैंने ये ले लिया पाई, और मान लीजिए ये पाई ऐसा ले लिया, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से बना लिया। सबसे पहले कभी भी आप ऐसे से आ जाए तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये पाई में यहां लिखूं यहां लिखूं एक ही बात है, गलती मत करना। ये वाली जो रिंग है वो बन जाता है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। बाकी सारी रिंग है, चेक किया करो, ये रिंग नॉन एरोमेटिक है, ये रिंग नॉन एरोमेटिक है, बट जो बीच वाली रिंग है वो एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि पाई बॉन्ड, भले आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड तो इसी का ही काउंट होगा ना, सी सी का, ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब एंटी एरोमेटिक के हिसाब से, ये एंटी एरोमेटिक के हिसाब से तो ए तो लेस स्टेबल हो गया। अब देखो बी जो है प्योरली नॉन एरोमेटिक है, और ये भी नॉन एरोमेटिक में मैं डाल देता हूं। तो नॉन एरोमेटिक के अंदर अपन को क्या देखना पड़ता है, कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। उसके बाद आपको हाइपर कॉन्जुगेशन ढूंढना है। यहां पर आप देखेंगे 2 अल्फा 2 अल्फा, इधर आप देखेंगे इस पाई बॉन्ड के हिसाब से ये 2 अल्फा ये 2 अल्फा, ये भी आ जाएगा 2 अल्फा ये 2 अल्फा, डन। क्योंकि पाई बॉन्ड का ये अल्फा हुआ, इस पाई बॉन्ड से ये अल्फा, इससे ये भी आया, इसमें भी ये 2 अल्फा ये 2 अल्फा, इसके हिसाब से 2 अल्फा 2 अल्फा, तो 4 और 8, इसके टोटल 8 अल्फा हुए, जबकि यहां पर 2 2 2 3 3 2 या 12 अल्फा हुआ। मोर द अल्फा हैज मोर द स्टेबिलिटी। अब आप देखिए यहां पर यदि आपका क्वेश्चन आ जाता है स्टेबिलिटी ऑर्डर का, यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, देखो इसमें मैं दोनों ही कर रहा हूं, ये सारे जो क्वेश्चन जो दिए हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, इसमें कल को कोई आपसे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन भी आ जाए तो भी आप कर पाओगे। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हुई, सी की, देन बी की, देन ए की। स्टेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो भी आप कर लोगे। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबस्टन तो भी आप लिख दोगे, या आप बोलोगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो भी आप लिख सकते हो। तो मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने यूज किए हैं, ठीक है। यहां पर आई होप इतने एग्जांपल से क्लियर हो गया है, ठीक है। एंड में जब मैं पढ़ाऊंगा तो जो भी मैंने आज का पढ़ाया उसमें इक्का दुक्का जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मैं बीच बीच में मैं लिंक नहीं तोड़ना चाहता हूं। नो डाउट हीट ऑफ कंबस्टन या जिसपे जो भी क्वेश्चंस बने हैं, इस मोस्टली मैं ट्राई करता हूं कि एंड ऑफ द चैप्टर लेक्चर हो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं डाल पाऊं, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद आपके पास आ जाता है, ये बहुत ढंग से है, हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल। ध्यान रखना है, गलती मत करना है। अभी से हम हीट ऑफ कंबस्टन निकाल रहे थे, मान लीजिए समझिएगा हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल है, जैसे इसमें वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ही चलता है, जैसे मान लीजिए ये हुआ ये हुआ, देखिए इसके अंदर साइक्लोहेक्सीन भी बना देना है, ठीक है। और यहां पर ये दिया है, नो डाउट यहां पर यदि आप कार्बन देखेंगे तो ये 3 ये 4 ये 5 एंड 6 है। समझिएगा कि मान लीजिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 मैंने x मान लिया है, तो देखिए यहां पर यदि मैं हीट ऑफ कंबस्टन निकालूं तो 3x 4x 5x और 6x आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल निकालूं, बहुत आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूं, आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूं कि सब में सिचुएशन सेम है, तो यहां आ जाएगा 3x/3 4x/4 5x/5 एंड 6x/6, क्योंकि यहां पर कार्बन कितना है 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों सेम हो गया है, ठीक है, मैंने बिल्कुल आइडियल सिचुएशन डाला है। अब इसके अंदर क्या होगा कि हीट ऑफ कंबस्टन के अंदर नो डाउट यहां पर एक चीज ऐड होती है, स्ट्रेन। यहां पर चीज क्या ऐड होती है, स्ट्रेन, यानी जिसका स्ट्रेन ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। सॉरी, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, स्ट्रेन ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा,
और रिएक्टिविटी ज्यादा, तो हीट ऑफ कंबस्टन क्या है, ज्यादा होगा। तो अभी अपन ने बेस स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से देखा है, इसके अंदर स्ट्रेन क्या होता है, मैक्सिमम। इसके अंदर स्ट्रेन क्या होता है, मैक्सिमम। तो ये सब के अंदर स्ट्रेन जुड़ेगा, स्ट्रेन का भी फैक्टर जुड़ेगा। जिसका स्ट्रेन ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो उसके हिसाब से यदि हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल, मेक श्योर आई एम नॉट यूजिंग हीट ऑफ कंबस्टन, हीट ऑफ कंबस्टन होगा तो ये दिस एंड दिस होगा, बट इफ वी गो फॉर हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल, तो दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, सेम यदि आप एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ये हुआ। इसी के हिसाब से आप सेकेंड एग्जांपल ले लीजिए, साइक्लो वाला ले लीजिए, साइक्लोअल्कीन वाला ले लो, तो भी इसका सेम ऑर्डर आने वाला है। आई होप हीट ऑफ कंबस्टन और हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल में फर्क आ गया। इतना ध्यान रखना, हीट ऑफ कंबस्टन पर मोल में स्ट्रेन को डोमिनेंसी कर देना। जितना स्ट्रेन ज्यादा होता है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उतना हीट ऑफ कंबस्टन ज्यादा होगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद कई बार टॉपिक आपका आता है बॉन्ड एनर्जी, डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ। हालांकि बॉन्ड लेंथ और डायपोल मोमेंट मैं रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में यूज कर चुका हूं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना है, वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेशन को कैसे कंसिडर किया है वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डायपोल मोमेंट मैंने क्या बताया है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उतना डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है विच इज नॉन एज बॉन्ड एनर्जी। नो डाउट बॉन्ड एनर्जी मैं केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ था, बट वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा रिलेटेड था। अभी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड बात कर रहा हूं। ठीक है, यदि मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना कि बॉन्ड एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। मान लीजिए मेरे पास कोई एग्जांपल मैंने ले लिया। ठीक है, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन रिंग बना दी, ये CH2 या मान लीजिए CH ले लिया, ये CH, ये CH, ठीक है, मैंने ले लिया है। ओके, ठीक है, अब समझना, प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा। अभी आप जैसे कैसे बनाना है वो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मान लीजिए HA ले लिया, ये HB ले लिया, ये HC ले लिया, और इसको मैंने HD ले लिया। 3 टाइप के हाइड्रोजन है। ठीक है, अब आप एक ही चीज का समझ लीजिएगा कि आपको करना क्या है कि यदि यहां पर क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज कर दीजिएगा और हाइड्रोजन हटा के फ्री रेडिकल बना देने का है। क्या बना देने का है, फ्री रेडिकल। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है उसकी रिकॉग्नाइज कर लीजिए। ये 1 डिग्री है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, और ये है बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन, जो भी बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन होता है उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि ये वाला जो चीज है ये हम स्टेबिलिटी में पढ़ चुके हैं, दिस इज नॉन एज बेंजाइल। ठीक है, एंड दिस इज नॉन एज फिनाइल। ठीक है, ये फिनाइल है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आप देखेंगे बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, तो आप देखेंगे बेंजाइलिक फ्री रेडिकल कुछ इस टाइप से बनता है। तो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल के अंदर कॉन्जुगेशन मिलता है, जबकि 3 डिग्री के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन, 2 डिग्री के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन, 1 डिग्री के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो याद करिए कि मोर द कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी, मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर द स्टेबिलिटी। तो अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल कौन सा होगा, ये। उसके बाद कौन स्टेबल होगा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि देखिए मैं आपको क्या बता देता हूं कि बेंजाइलिक, यदि स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है,
तो आपको पता है बेंजाइलिक है, फिर 3 डिग्री है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतना जल्दी टूट जाएगा, उतना क्या है, जल्दी टूटेगा। तो आप देखेंगे बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी यदि पूछा जाए CH बॉन्ड है ना, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो आप देखेंगे CHD इज लेस देन CHC लेस देन CHB लेस देन CHA, यानी इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है क्योंकि जल्दी से टूट के अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में जाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा पढ़ाया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जितना जल्दी टूटेगा उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है वो फ्री रेडिकल चेक कर लेना है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, बाकी आप वर्कशीट्स के थ्रू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर और एग्जांपल्स मान लीजिए मैंने यहां दिया है, सिंपल है, ज्यादा नहीं है। आप ये वर्कशीट सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए CH CH C C ठीक है, अब देखिए यहां पर मान लीजिए मैंने इसको HA ले लिया, इसको HB ले लिया, इसको HC ले लिया, इसको मान लीजिए HD ले लिया। ठीक है, इसको मान लीजिए मैंने यहां HE ले लिया। अब आपका काम क्या है, डिग्री बना लो। प्योरली 1 डिग्री कोई टेंशन नहीं, ये 2 डिग्री कोई टेंशन नहीं, ये होता है विनाइल, ये कार्बन होता है विनाइल। ठीक है, ये कार्बन होता है डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन होता है एलाइल, बट दिस इज 3 डिग्री एलाइलिक, 3 डिग्री एलाइलिक, जबकि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है तो ये आ जाएगा 2 डिग्री एलाइलिक। ठीक है, आप देखेंगे स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, एलाइलिक की पोजीशन देखें तो दिस इज एलाइलिक पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलाइलिक के अंदर आपको कॉन्जुगेशंस मिलता है। आप अपने पाई और ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्जुगेशन पढ़ा है ना, बट आप देखेंगे 3 डिग्री के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ऐड ऑन हो जाता है, इसलिए 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, 3 डिग्री एलाइलिक, देन 2 डिग्री एलाइलिक, देन 2 डिग्री, 1 डिग्री, और यहां पर तो फ्री रेडिकल बनाना ही मुश्किल होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहां पर बॉन्ड एनर्जी की बात कर, देखिए यानी जब आपको बॉन्ड एनर्जी निकालनी है तो आपको क्या करना है, ये वाला हटा के फ्री रेडिकल बना दो, ये हटा के फ्री रेडिकल बना दो, यानी हाइड्रोजन हटा के कार्बन फ्री रेडिकल बना दो। और कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम सबसे पहले कॉन्जुगेशन से चेक कर लें, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर लीजिए, फिर आप उसके हिसाब से स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख दीजिए, तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी रिवर्स हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा CHC सबसे कम, उसके बाद CHE, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा CHB, उसके बाद CHA, एंड सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी CHD की। आई होप ये बॉन्ड एनर्जी वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आई होप यहां पर समझ में आ जाना चाहिए। तो बॉन्ड एनर्जी भी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब आप देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ ले। हालांकि देखिए इतना पूछा नहीं है, बट फिर भी मान लीजिए कोई रेफरेंस बुक्स आप सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आ जाए। ठीक है, ओके। कई बार क्या होता है, ठीक है, अब आप देखिए यहां पर एक वर्ड आ जाता है रिएक्शन विद NaHCO3। बच्चों NaHCO3 भी आ सकता है, Na2CO3 भी आ सकता है, NaOH भी आ सकता है। ठीक है, ये आप स्टैंडर्ड 12 में पढ़ोगे तो भी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आपको रिएक्शंस मिलेगी घर में। ध्यान दीजिएगा यहां पर जो भी है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैन रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, कैन फॉर्म सोडियम सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है, इसका मतलब आप NaOH होगा तो 8COH
plus NaOH, it is going to be form RCONa plus H2O। ठीक है, हालांकि मोस्टली ये चीजें नहीं पूछी जाएगी, ज्यादातर ये आएगी, है ना। जैसे मान लीजिए तीसरा ये आ गया कि 8COH कंबाइन विद Na2CO3, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म RCONa प्लस CO2। ठीक है, RCONa प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस करते रहिएगा। ठीक है, मोस्टली सोडियम बाइसल्फाइड ये चीज आएगी। इसका मतलब आप यहां पर आप देखेंगे दीज आर द बेस, दीज आर द बेस, दीज आर द बेस। यहां पर आपको चाहिए एसिड। ठीक है, यानी हमेशा ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज, ये आप एनसीईआरटी बोर्ड की में भी पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइज NaHCO3 और Na2CO3। ठीक है, हम टॉप, ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए फिनॉल, आप फिनॉल न्यूट्रलाइज कर पाएगा तो आप बोलोगे फिनॉल न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। यदि आप बात करोगे, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूं, मान लीजिए NO2 करेगा तो यस, क्योंकि आप देखेंगे -M इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बेंजोइक एसिड करेगा, यस, ये तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है ना, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना करेगा। आपसे बोलेगा कि सर बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लें, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड वर्ड है तो स्ट्रॉन्गर एसिड तो करेगा ही करेगा। मान लीजिए आपको बोले पिक्रिक एसिड, OH, NO2, 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 तो अब आप देख लीजिए -M कितना आ गया, तो डेफिनेटली ये करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्या होता है, कंपैरेटिवली वीक एसिड होता है, इसलिए ये न्यूट्रलाइज नहीं करता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, वो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको ये ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस में आ चुका है। क्या क्वेश्चन था, आप देखेंगे कि यहां पर ये देखिए इस रिएक्शंस के अंदर देखिए ये CO2 लिबरेट हो रही है, CO2 लिबरेट हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज NaCO3 एंड लिबरेट CO2। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था जेडब्ल्यू एडवांस में कि दिस when reacted with sodium bicarbonate and this benzoic sulfonic acid react with sodium bicarbonate, तो which gas liberated respectively, तो दोनों कौन क्या लिबरेट करेगा, CO2, क्योंकि ये क्या बना देगा सोडियम सॉल्ट, ये क्या बना देगा सोडियम सॉल्ट, क्योंकि H हटके क्या लग जाएगा Na, 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 बाकी जो बाय प्रोडक्ट होगा CO2 प्लस वाटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेडब्ल्यू एडवांस में। इज इट क्लियर? ओके, तो ये दोनों वाला जो पार्ट है, ये दोनों वाला पार्ट जेडब्ल्यू एडवांस में पूछा गया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप ये रख कर लेते हैं, फिर अपन एसिडिक हाइड्रोजन भी क्लियर करते हैं। तो आप ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्गर एसिड और एसिडिक ट्रेंड में पढ़ा चुका हूं, फिनॉल में भी पढ़ा चुका हूं, बेंजोइक एसिड में भी पूरा मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा चुका हूं। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी अल्कोहल हो या फिनॉल लिबरेट नहीं करता है। हाँ, नाइट्रो, जैसे मान लीजिए इसमें आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि थोड़ी देर का ट्रेंड पूछ लें, कोई ट्रेंड ही पूछ ले कि कौन ज्यादा करेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इन दोनों में पूछा कि लिबरेट जल्दी कौन करेगा, तो आपने बोल दिया कि सर बेंजोइक एसिड, और इसमें से पूछ लिया, हालांकि ठीक है, तो आप बोलोगे दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये जल्दी ये फास्ट करेगा, है ना। रेट जो है रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ CO2 पूछ ले तो ये फास्ट होगा, यानी जो एसिडिक का ट्रेंड है, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतना ये फास्ट करेगा। मान लीजिए जैसे ये चीज आ गई OH NO2, फिनॉल पूछे, हालांकि ये फिनॉल तो करता ही नहीं है, बट फिर भी मान लो ट्रेंड आ गया, तो ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, OCH3, तो इसमें +M, इसमें -M, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक ट्रेंड। तो ये CO2 लिबरेट फास्ट करेगा यदि लिबरेशन ऑफ CO2 में कोई क्वेश्चन पूछ ले। इज इट क्लियर? रफ कर देते हैं और वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं जल्दी से।
देखिए एसिडिक हाइड्रोजन यदि बोला जाए, या कई बार इसको ये भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन विद मैटर, है ना, रिएक्शन विद मैटर, ठीक है। अब आप देखिए रिएक्शन विद मेटल है, मान लीजिए आपके पास कोई रिएक्शंस आ गए, ये मान लीजिए ये फिनॉल है, ठीक है, इट इज ट्रीटेड विद Na मेटल, तो नो डाउट इसका क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गेट रिलीज, ठीक है। ये हाफ मोल ले लीजिए, हाइड्रोजन गेट रिलीज, यह आया फिनॉल, तो यह आ गया है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। अब आप देखिए ये तो जनरल है, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि यार फिनॉल एसिड है तो H+ आयन इजीली रिलीज कर देगा। बट मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन दे दिया RCOH प्लस Na, तो आप बोलोगे कि सर ये RCONA प्लस हाफ H2 दे देगा। मान लीजिए आपको ये दे दिए और आपसे पूछा जाए कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। दिस इज, ये जो हाइड्रोजन है दिस इज कंसिडर एज एसिडिक हाइड्रोजन, इसे क्या बोलोगे आप, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज नॉन एज एसिडिक हाइड्रोजन। अब आप बोलोगे कि सर एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोला है, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना है, आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड is directly proportional to stability of carbon anion, पढ़ते हुए आए हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि और एसिडिक हाइड्रोजन, यदि आपको निकालना है कि किसमें एसिडिक हाइड्रोजन का ऑर्डर ज्यादा है, तो आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन ढूंढ लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे ये बन रहा है एरोमेटिक, ठीक है, दिस एनायन इज गोइंग टू बी एरोमेटिक, तो यहां से हाइड्रोजन इजीली रिलीज होगा, ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज होगा, इसे आप क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो आप क्या करेंगे, उस हाइड्रोजन हटा के H+ निकाल देंगे, यहां पर बन जाएगा कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज। चेक कर लीजिए कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक में आप देख लीजिए कॉन्जुगेशन, एनायन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन लगता नहीं है, भूल जाओ। फिर आप देख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद एंड में आप इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ गया है। इसका मतलब यहां पर यदि आपसे प्रोडक्ट पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्म दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ऐसा है, ठीक है, यानी ये माइनस सॉल्ट बन गया और जो हाइड्रोजन है वो रिलीज हो गया है। इज इट क्लियर? यदि पूछा जाए तो कि सब प्रोडक्ट क्या बना है वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन पूछ ले, कि भाई ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन पूछ ले। मान लीजिए मेरे पास आप क्वेश्चन आ गया, CH2 आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया, मान लीजिए मैंने यही दे दिया, ठीक है। अभी मान लीजिए मैंने ये दे दिया, ठीक है, ये A दे दिया, ये B दे दिया, ये C दे दिया, ये D दे दिया। एग्जाम्पल 1, ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन का ऑर्डर पूछ लिया है, तो क्या कर देने का है, इनका कार्बन एनायन बना दीजिए, ठीक है, H+ रिलीज कर दीजिए, H+ रिलीज कर दीजिए, कार्बन आयन बना दीजिए, और यहां पर कार्बन आयन बना दीजिए, H+ रिलीज करके, H+ रिलीज करके कार्बन एनायन बना दीजिए, ठीक है। ये है एरोमेटिक, ये है एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक बट sp कार्बन, नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आता है, तो आप देखेंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ है, C के बाद कौन आ जाएगा, B के बाद A, और उसके बाद सबसे लास्ट अनस्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक लिस्ट स्टेबल, ठीक है। ये नॉन एरोमेटिक बीच में आएगा, यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। उसके बाद कौन सा आता है, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा देन sp2 sp3, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए मोर स्टेबल कौन आ गया है, B, देन A आ गया है। इज इट क्लियर?
तो ये लगभग सारे टॉपिक खत्म कर दिया है। एक छोटा सा टॉपिक कभी पूछ ले बच्चों, डायपोल मोमेंट का ध्यान रखना है। मैंने डायपोल मोमेंट क्वेश्चन यूज किए हैं कॉन्जुगेशंस के अंदर, तो आप उसको देख के कर देना कि मोड द कॉन्जुगेशन मोड द डायपोल मोमेंट। एक टॉपिक आता है कभी कभी कहीं पूछ लें, फ्री रोटेशन। क्या है? फ्री रोटेशन। इज इट क्लियर? मान लीजिए आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दे, जैसे अपने डायपोल मोमेंट में भी पढ़ा था ना, ऐसा कि भाई इन दोनों में से किसका फ्री रोटेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए ये फ्री रोटेशन पूछे कि फ्री रोटेशन किसका ज्यादा होगा, ए और बी। कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। हमने किसमें पढ़ा था? ज्योमेट्रिकल में। यदि फ्री रोटेशन होगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए बॉन्ड टूटा तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है। एक है ना, या तो ये माइनस बनेगा तो ये प्लस, या ये प्लस बनेगा तो ये माइनस बनेगा। ठीक है, दो ही चांस है ना, क्योंकि कार्बन कार्बन का है। यदि ये बनता है तो आप देख लीजिए, ये बनेगा एरोमेटिक और ये बन जाएगा, ये भी बन जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, ये दोनों क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। बॉन्ड टूटा क्योंकि ये माइनस ये प्लस, इधर क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा, ये प्लस हुआ तो एंटी एरोमेटिक, और ये भी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। बट फेवरेबल कौन सी होगी? ये वाली फेवरेबल होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर एरोमेटिक एरोमेटिक बन रहा है। क्योंकि देखिए, या तो ये बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, या ये बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस, क्योंकि डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट करने जाओगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, यहां पर भी आप देखेंगे तो जो इधर आया तो यहां पर भी क्या होगा? ये बच्चों बॉन्ड टूटा तो ये माइनस प्लस बनेगा, या दूसरा चांसेस ये होगा ये प्लस ये माइनस होगा। यदि ये माइनस होता है तो एंटी एरोमेटिक, और ये प्लस होता है तो एरोमेटिक। ठीक है, और यदि ये प्लस होता है तो ये एरोमेटिक, और ये होता है तो एंटी एरोमेटिक। ठीक है, अब आप देखो ये भी इसमें दोनों एरोमेटिक है, इसमें एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक। तो किसमें रोटेशन ज्यादा होगा? अच्छा ये होगा। ठीक है ना, क्यों अच्छा होगा? आप ये देखिए, हर कोई चाहेगा अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, तो इसका मतलब ये तो बनेगा नहीं इसके अंदर, इसलिए तो बनेगा नहीं। अब इसके अंदर दो ही चांस है, तो ये देखिए इसके लिए मोस्ट फेवरेबल क्या है? एरोमेटिक एरोमेटिक। ठीक है, इसके अंदर कैसे भी तोड़े, एक एरोमेटिक रिंग बन रही है तो दूसरी एंटी एरोमेटिक, या एरोमेटिक बन रही है तो एंटी एरोमेटिक। तो इसमें दोनों एरोमेटिक रिंग टूट रही है ना, तो इसका रोटेशन ज्यादा होगा। कंफ्यूज मत होना, कोई बोलेगा कि ये क्यों नहीं बना। बच्चों ये तो एंटी एरोमेटिक बन रहा है, यदि ये बोलूं ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, तो ये तो वर्स्ट सिचुएशन है, तो ये तो बनेगा ही नहीं। इनमें दोनों चांसेस है, क्योंकि एक एंटी एरोमेटिक रिंग है और एरोमेटिक। ठीक है, तो कभी ये क्वेश्चंस कहीं देखने को मिले तो आप फ्री रोटेशंस का ये काम कर लेना। अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों में से ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या है? यदि दिमाग ज्यादा चलाया तो ये ज्यादा होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक के अंदर कॉन्जुगेशन ज्यादा है और ये एरोमेटिक के अंदर कॉन्जुगेशन कम है। हालांकि ये चीज नहीं होता, पूछा जाता है कि फ्री रोटेशन किसमें पॉसिबल है। आप देख लेना कि जब जहां पर दोनों तरीके से करके देख लेना, वो ज्यादा फेवरेबल होगी जहां पर दोनों रिंग एरोमेटिक होगी, और एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक निकालना आता है। चलिए, ये मैंने जीओसी खत्म कर ली। लास्ट में एक दो क्वेश्चन जो बच जाते हैं उसको करके अपन वाइंड अप करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए फटाफट से अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्काडाइन। देखिए ये मैंने कहा 120 120 120 बना दीजिए, तो ये भी ट्रांस ये भी ट्रांस सीखा हुआ अपन ने। ये देखिए ये ट्रांस ये सस 120 देखिए 120 एंगल बना दीजिए। ये सस यहां से 120 ये, यहां का 120 ये भी सस।
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ट्रांस ट्रांस, देन ट्रांसिस, सिस एंड सिस। हेट ऑफ कंबस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी सबसे ज्यादा C, देन B, देन A। ठीक है, स्टेबिलिटी, तो यार राइट आंसर क्या जाएगा? A। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होगा तो क्या है? मोर हीट ऑफ कंबस्टर। डन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉजेस मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन? ठीक है, जैसे यहां पर ये देखा, ये माइनस कर दीजिए, इनमें से यहां माइनस कर दीजिए, यहां तो है नहीं तो यहां पर ये माइनस कर दीजिए और ये माइनस कर दीजिए, कर दिया माइनस। यहां पर कॉन्जुगेशन है ही नहीं, बट sp है, नो कॉन्जुगेशन। यहां पर ये पाई, ये कॉन्जुगेशन है, यहां पर भी कॉन्जुगेशन है, और यहां पर भी कॉन्जुगेशन है, बट आप देखेंगे यहां पर भी है, इधर भी मिल रहा है, इनफैक्ट यहां भी मिल रहा है, तो आप देखेंगे इसके अंदर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें है, इसके बाद सबसे इसमें है, क्योंकि देखिए मोर द स्टेबिलिटी किसकी हुई? इसकी ज्यादा हुई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, फिर भी ऑर्डर पूछ लिया होता तो सी के बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद क्या आता है? ए, क्योंकि कार्बन एनायन सबसे पहले एरोमेटिक देखेंगे, बट रिंग है नहीं तो एरोमेटिक नहीं हुआ। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन देखेंगे। मैंने क्या बताया था? हाइड्रोजन हटा के कार्बन आयन बनाओ, ये कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन, ये 3, यहां पर 2 जगह है, यहां पर 1 है, और यहां पर 0 कॉन्जुगेशन, यानी हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके वाइंड अप करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चंस कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंपाउंड 1 to 5th, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप देखो, यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है तो माइनस बना दो, यहां पर माइनस बना दो, ये हाइड्रोजन है तो माइनस बना दो, यहां पर हाइड्रोजन है तो माइनस बना दो, और यहां से हाइड्रोजन चला गया तो माइनस बना दो। एसिडिक हाइड्रोजन में यही पड़ा है। ठीक है, नोट कर लिया होगा। The acidity of compound 1 is due to the delocalization in conjugate base. No doubt conjugate base का मतलब होता है कार्बन एनायन। ठीक है, पढ़ा हुआ ना, स्टेबिलिटी ऑफ दिस। तो कॉन्जुगेट बेस में तो आप देख लीजिए, यहां पर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यहां कॉन्जुगेशन, यहां पर कॉन्जुगेशन, तो ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस वाला है। ठीक है, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। देख लीजिए, दिस इज एरोमेटिक। अभी इससे पहले भी एग्जांपल लिया था, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द कंपाउंड 2 बिकम मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूट। देखो, NO2 क्या है? माइनस M इफेक्ट एज वेल एज माइनस I इफेक्ट और माइनस I। ठीक है, तो क्या है? माइनस M या माइनस I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बिकॉज कार्बन आयन बनेगा तो नेगेटिव को नेगेटिव पसंद है, कार्बन आयन बनेगा तो कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय माइनस I ग्रुप या माइनस M ग्रुप, तो ये भी क्या है? राइट है। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फॉलो द ऑर्डर 1 4 5 2 3। अब आप देख लीजिए, यहां पर आप देखोगे कॉन्जुगेशन, ये सबसे पहले एरोमेटिक हुआ, ये क्या हुआ है? एरोमेटिक। ठीक है, यहां पर आपके पास कॉन्जुगेशन भी हुआ है, तो ठीक है, तो यहां पर आपके पास एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ये एरोमेटिक, इसके बाद कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब आप देखिए, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये sp2 है, ये sp3 है, ये है sp। डन। ये सबसे पहले एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक विथ मोर कॉन्जुगेशन, उसके बाद sp आएगा, फिर आएगा sp2 आएगा, एंड लास्ट में आएगा sp3। इज इट क्लियर? तो ये ऑर्डर जनरली आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, या बाकी तो सब सही आ रहा है, बट इन दोनों में गड़बड़ आ रही है, बाकी सब तो सही आ रहा है। ये 5 2 3 आ रहा है, बट यहां गड़बड़ है, क्योंकि यहां पर क्या है? ये ऑर्डर मोर कॉन्जुगेशन पे जा रहा है, बट ये पहले चला जाएगा क्योंकि ये एरोमेटिक है, बाकी सब क्या है? नॉन एरोमेटिक। आई होप यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो जनरली यदि मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो हम यहां पर ये पूरा वाइंड अप कर देते हैं। हालांकि टॉटोमेरिज्म भी इसका ही पार्ट होता है, बट इस वीडियो के बाद ही हम टॉटोमेरिज्म रीड करेंगे। टॉटोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर, बट GOC2 में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, या टॉटोमेरिज्म अलग से
वीडियो भी बना हुआ है। तो मैंने वीडियो टॉटोमेरिज्म का अलग से लिया है, इस वीडियो के बाद ही उस टॉटोमेरिज्म के वीडियो आपको देना है। जीओसी मैंने पूरा खत्म कर दिया है, टॉटोमेरिज्म में बिल्कुल अलग से मैं लेके चल रहा हूं। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।